नमस्कार। बी समाचार में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं भूतकाल समाचार। हमारे साथ इस वक्त मथुरा से बालकृष्ण अग्रवाल जुड़ गए हैं, जो बालकृष्ण अग्रवाल आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और अगर बात करी जाए तो लगातार वो आरटीआई को लेकर के काम कर रहे हैं और पत्रकारिता जगत में भी वो काम करते चले आए हैं। तो आज हम अग्रवाल जी से जानते हैं कि जो आरटीआई को लेकर के वो उनकी प्रतिक्रियाएं लगातार रहती हैं, जिस तरीके से वो बयान देते हैं या सोशल मीडिया पर उनके साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं कि जो अपनी बात कहते हैं। आज इसको लेकर के एक जो वीडियो वायरल हुआ है सोशल मीडिया पे, उसको लेकर के हम बात करते हैं अग्रवाल जी से कि क्या समस्याएं आ रही हैं आरटीआई के तहत। और जिस तरीके से बात करी जाए कि आरटीआई एक महत्वपूर्ण विभाग है और जहां पर लोगों की उम्मीदें जुड़ी रहती हैं और लोग ये सोचते हैं कि आरटीआई के माध्यम से हमें बहुत सारी जानकारी मिल जाएंगी, जिनको न्याय नहीं मिलता। तो कहीं ना न्यायालय चूंकि जाने में लोग असक्षम हैं, सभी लोग न्यायालय नहीं जाते हैं, तो न्यायालय में हर तरीके से अधिवक्ता नहीं कर पाते। तो वो एक जो 2005 के अंतर्गत ये एक्ट बनाया गया था, हालांकि कांग्रेस सरकार में ये बनाया गया था, तो ये इसको लेके बनाया गया था कि जो लोगों के बारे में जानकारी है वो आरटीआई के माध्यम से मिल जाएगी और लोगों को न्याय मिलेगा। तो आज हम बालकृष्ण अग्रवाल से बात करते हैं कि क्या समस्याएं आ रही हैं जिसको लेकर के जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं या जो आम जनता है वो किस तरीके से परेशान है। नमस्कार। धन्यवाद मनीष जी। बालकृष्ण जी, ये बताइए कि आज जो इस तरीके से आपने सूचना के ऊपर आपने बात करी थी कि सूचना आयुक्त को लेकर के, तो क्या बात थी आज जो हमारे साथ दर्शक देख रहे हैं उनको आप हमारे चैनल के माध्यम से बताइए। देखिए, ऐसा है मनीष जी, जो राज्य सूचना आयोग जो बना हुआ है उसका मेन कार्य तो ये होना चाहिए कि जो आरटीआई एक्ट के अंतर्गत जितनी भी सूचना है आरटीआई कार्यकर्ता मांगते हैं या कोई भी व्यक्ति मांगता है, उसको पूर्ण रूप में वो मांगी हुई सूचनाएं सारी मिलनी चाहिए नियमानुसार। और अगर कहीं कोई संबंधित विभाग का संबंधित जन सूचना अधिकारी अगर उनको अपीलकर्ताओं को या याचिकाकर्ता को कोई सूचना नहीं दी जा रही है किसी के द्वारा, तो सूचना आयोग का काम है कि उनको सूचना दिलवाना और जो दोषी अधिकारी हैं उनको दंडित करना, जो कि आरटीआई एक्ट 2005 की धारा 20(1) और 20(2) के तहत कार्रवाई करनी चाहिए। यानी 20(1) के अंतर्गत उनको मैक्सिमम 25,000 तक का अर्थदंड लगाना चाहिए। साथ में 20(2) के तहत, धारा 20(2) के तहत उनकी जो है सर्विस बुक में प्रतिकूल प्रविष्टि दर्ज की जानी चाहिए। लेकिन जो मैं पिछले कई वर्षों से इस कार्य में लगा हुआ हूँ, सक्रिय हूँ, क्योंकि मैं मीडिया क्षेत्र से भी जुड़ा हुआ हूँ और पत्रकारिता के साथ साथ हम ये भी आरटीआई का काम भी करते हैं जनसेवा के नाते। तो उसमें मैं ये देखता हूँ कि किसी भी नियम का या किसी भी धारा उपधाराओं का 99.99% कोई भी अनुपालन हमारे राज्य सूचना आयोग के द्वारा नहीं होता है। जो स्थितियां पिछले 5 वर्ष से जो पदासीन माननीय सूचना आयुक्त महोदय थे, जिनमें उस समय मुख्य सूचना आयुक्त थे माननीय भावेश कुमार सिंह जी, उसके अलावा अजय कुमार उप्रेती, हर्षवर्धन शाही, नरेंद्र कुमार श्रीवास्तव, सुभाष सिंह या इन जैसे जितने भी वो थे, रचना पाल थी, उन्होंने किसी ने भी उन नियमों का पूर्ण रूप में पालन नहीं किया, जिसके जीते जागते उदाहरण मैंने खुद कलेक्ट भी किए हैं और वक्त पड़ने पर मैं उनको समझ भी रख सकता हूँ। अगर उनकी एसआईटी जांच होती है या माननीय मुख्यमंत्री महोदय या महामहिम राज्यपाल महोदय, जिनको की अधिकार है आरटीआई एक्ट की मॉनिटरिंग करने का या उनमें हो रही खामियों को सुधारने का, तो उनकी समझ भी रख सकता हूँ। कि मैंने जैसे एक आरटीआई आज से करीब 7-8 महीने या 2 महीने पहले मांगी थी कि पिछले 5 साल के अंदर, पिछले 5 साल के दरमियान राज्य सूचना आयोग द्वारा कितनी 20(1) के तहत कार्रवाई की गई है, कितनी 20(2) के तहत कार्रवाई की गई है, उसकी सूचना आज तक राज्य सूचना आयोग द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है। इसका मायने है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई इस राज्य सूचना आयोग की कार्यशैली में झोल है। बालकृष्ण जी, ये बताइए कि जिस तरीके से अभी आपने कहा कि राज्यपाल
इस पे स्वयं या मुख्यमंत्री इस पे निर्णय ले सकते हैं। हाँ। तो अभी अगर बात करी जाए कि जिस तरीके से अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करी जाए तो भारतीय जनता पार्टी लगातार साफ सुथरी छवि को दिखाने का या जो भी छवि साफ सुथरी छवि को जिस तरीके से उजागर कर रही है, तो इसमें आप क्या कहना चाहते हैं कि क्या शासन का इसमें किसी तरीके से खेल हो? शासन और प्रशासन की बात यह है कि हम व्यक्तिगत पार्टी को लेकर के कहीं कोई चर्चा नहीं करना चाहेंगे, ना हमारा कोई ऐसा मोटिव है किसी व्यक्तिगत पार्टी को लेकर, किसी भी राजनीतिक दल को लेकर। मेन पॉइंट आती है ऑन द पोस्ट माननीय मुख्यमंत्री को लेकर या माननीय माननीय राज्यपाल को। आरटीआई एक्ट की धारा 17 के तहत नियमानुसार राज्यपाल महोदय के पास पूरा सर्वाधिकार है कि वो कभी भी किसी भी सूचना आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई कर सकती हैं या उनकी जांच रिपोर्ट तैयार करके माननीय मुख्य न्यायाधीश उत्तर प्रदेश मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय को भेज सकती है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और उनकी द्वारा नियुक्त जो भी कमेटी होती है उसमें निर्णय लेती है। और उसमें प्रोविजन है कि जब तक जांच चलती है तब तक राज्यपाल या माननीय उच्च न्यायालय चाहे तो उन सूचना आयुक्तों को उस समय उस दरमियान के लिए उस पद से हटा भी सकती है, यानी उनको कार्य से विलंब किया जा सकता है। जिस तरीके से अग्रवाल जी आपने बताया कि अगर बात करी जाए, जिस तरीके से आपने बताया कई सूचना आयुक्तों का आपने नाम लिया जो इससे पूर्व में थे या जो भी वर्तमान में हैं, तो अभी अगर ये बात करी जाए कि जैसे आपने कहा हटाने की बात, तो जो सूचना आयुक्त पहले भी रहे हैं, क्या उनकी भी कार्यशैली इसी प्रकार की थी कि जो इस वक्त वर्तमान में है उनकी कार्यशैली? ऐसा पिछले 5 साल की कार्यशैली तो हमारे सामने, सबके सामने, हमारी क्या पूरे उत्तर प्रदेश से जितने भी हजारों लाखों जितने भी कार्यकर्ता हैं, आरटीआई कार्यकर्ता, उन सबके सामने है। एक नहीं, दो नहीं, एक हम नहीं, यानी कितने लोग, हजारों लोग आरटीआई कार्यकर्ता पिछले 5 साल जो रहे हैं सूचना आयुक्त, उन सबकी कार्यशैली से भलीभांति परिचित है। कोई भी सूचना आयुक्त अपने कार्यशैली पर यानी अपने कार्यों के प्रति कभी खड़ा नहीं उतरा है। लेकिन अभी जो 13 मार्च 2024 को जो नई नियुक्तियां हुई हैं उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा, उनमें की कार्यशैली भी जो पिछले 1-1.5 महीने के अंदर आ रही है सामने, वो भी उनसे कहीं और ज्यादा बेहतर, तो बहुत दूर की बात है, और ज्यादा बुरी स्थिति सामने आ रही है। जैसे कि अब हम देख रहे हैं कि जो जैसे सूचना आयोग की सुनवाई करते हैं तो उनको आरटीआई एक्ट की धाराओं के बारे में जानकारी नहीं है, उनको उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार नियमावली 2015 के नियम, जैसा आज का सीन हम बताते हैं। आज हमारी 2 जगह सुनवाई थी, माननीय मुख्य सूचना आयुक्त क्या नाम है उनका, विश्वकर्मा जी, राजकुमार विश्वकर्मा जी की यहाँ थी, जिसमें हमने हमारी सूचना थी संबंधित जन सूचना अधिकारी महोदय राज्यपाल भवन उत्तर प्रदेश शासन के लिए, और एक थी हमारी एसटीएल यानी माननीय सूचना आयुक्त राकेश कुमार जी की, जो कि अभी पता नहीं किसी न्यायपालिका से रिटायर होकर आए हैं। ये मेरे को पता है, यार कंफर्मेशन नहीं है कि किस कोटे के तहत लगी है, लेकिन हाँ विश्वकर्मा जी का क्लियरेंस हुआ है कि वो रिटायर्ड डीजीपी रहे हैं। तो डीजीपी साहब का कहना यह था, यानी जो वर्तमान में तो पूर्व डीजीपी है, वर्तमान में तो मुख्य सूचना आयुक्त हैं, उनका कहना था कि जैसे अरे भाई ये तो वो थी हमारी सूचना कि जो हमने दिसंबर 2022 में राज्य सूचना आयुक्त उस समय के तत्कालीन अजय कुमार उप्रेती के कार्यशैलियों का उजागर करते हुए महामहिम राज्यपाल महोदय को धारा 17 के तहत कार्रवाई किए जाने का अनुरोध किया था। लेकिन महामहिम राज्यपाल महोदय के राजभवन से आज तक उस पत्र पर कहीं भी कोई कार्रवाई क्रियान्वित नहीं हुई है, जिसकी सूचना हमने 25 अगस्त 2023 को, जो 23/12/2022 का पत्र था, उसके कार्रवाई की सूचना चाहिए थी, जिसकी सूचना जन सूचना अधिकारी राज्यपाल भवन के यहाँ से कहीं कोई उपलब्ध नहीं कराई। उसके बाद हमने 19(1) के तहत प्रथम अपील अप्लाई की, उसका भी कोई संज्ञान राज्यपाल भवन के जन सूचना अधिकारी या प्रथम अपील अधिकारी द्वारा कोई नहीं लिया गया, जिस पर मजबूरन हमको धारा 18 और धारा 19(3) के तहत एप्लीकेशन मूव करनी पड़ी राज्य सूचना आयोग को, जिसमें से आज एक धारा 18 के तहत जो सुनवाई मुख्य सूचना आयुक्त महोदय श्री राजकुमार विश्वकर्मा जी के द्वारा आयोजित की गई थी। तो उनके टेबल पर जब सुनवाई हुई थी तो वो कह रहे हैं कि अरे अजय कुमार उप्रेती तो रिटायर हो गए, अब क्या करोगे इस सूचना का जान करके। तो हमारा कहना उनसे निवेदन यही था, आग्रह था कि मानिए भले ही सूचना आयुक्त तो अजय कुमार उप्रेती रिटायर हो गए, लेकिन कानून को कहाँ ले जाएंगे? जो हमारी शिकायत थी उस पर क्या कार्रवाई हुई हम उससे रखना चाहते हैं। कार्रवाई अगर हुई है तो उसकी संपूर्ण जानकारी दी जाए, नहीं हुई है तो आप लिख करके नहीं दीजिए कि हमारी सूचना हमने कोई कार्रवाई नहीं की है, बात खत्म हो जाती है।
तो जब ज्यादा तर्क वितर्क हुए तब कहीं जाकर के राजकुमार विश्वकर्मा जी ने कोई भी तत्काल तो कोई ऑर्डर उसमें मौके भी दिया नहीं है, बट उसको फाइल को रिजर्व रख करके 9 जुलाई की डेट लगा दी गई है। उसी तरीके से आज का सीन दूसरी जगह का ये आता है, राकेश कुमार जी जो सूचना आयुक्त थे स्टेट वाले, उनके हमारे आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को लेकर के, जिसमें कि 14/4/2022 का एक हमारा शिकायती पत्र था मथुरा के डेमपियर नगर के अवैध निर्माणों को लेकर के, जो कि आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अंदर एक आता है मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण, उनकी कार्यशैली को लेकर के हमने शिकायती पत्र 14/4/2022 को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को भेजा था, जिसकी सूचना हमने 18 जुलाई 2022 को आरटीआई की धारा 6 के तहत अप्लाई किए कि हमारे 14/4/2022 के शिकायती पत्र में क्या कार्रवाई हुई है। आज लगभग 1.5 साल 2 साल होने को है, बट अभी तक उसको की जानकारी देने के लिए आवास एवं शहरी नियोजन विभाग तैयार नहीं है। जिसकी पिछले आयुक्त तो थे नरेंद्र कुमार श्रीवास्तव जी, उन्होंने सुनवाई की के दरमियान सुनवाइयां लगी, उन्होंने हमारी किसी भी आपत्ति का, किसी भी हमारे आग्रह का कोई भी संज्ञान न लेकर के 11 सितंबर 2022 को गलत तरीके से एक तरफा निर्णय करते हुए उसको खारिज कर दिया, जिसमें हमें नियम 12 के तहत अप्लाई करना पड़ा पुनः सुनवाई के लिए। उसको उन्होंने 20 दिसंबर 2023 को उस आवेदन को हमारे को स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया कि अलाउ कर दिया कि हाँ पुनः सुनवाई हो सकती है। उसी पर आज सेकंड सुनवाई होनी थी राकेश कुमार जी के, क्योंकि नरेंद्र कुमार श्रीवास्तव फरवरी 2024 में रिटायर हो गए, उनके स्थान पर राकेश कुमार जी ने चार्ज संभाल लिया 13 मार्च 2024 को। आज उनके समक्ष पहली बार के लिए उस अपील से संबंधित दूसरी सुनवाई थी, जो कि नियम ये कहता है कि पहले आयुक्त कोई भी रहे हो बट वो आदेश माने रहते हैं। उसको भी राकेश कुमार जी जो वर्तमान नए आयुक्त हैं, उन्होंने दरकिनार करते हुए कह दिया कि साहब हम उस आदेश को नहीं मानते 20/12/2023 को जो आदेश किया नरेंद्र कुमार श्रीवास्तव। अग्रवाल जी ये बताइए कि जिस तरीके से अभी आपने कहा कि लगातार 5 सालों से आप देख रहे हैं कि जो आरटीआई एक्ट है वो कहीं ना कहीं निष्क्रिय है, जिस तरीके से आपका कहना है। निष्क्रिय नहीं है, निष्क्रिय तो बहुत छोटा शब्द हो जाता है मनीष जी। एक तरह से एक सोची समझी साजिश ये चल रही है पिछले 5 साल से। उससे पहले जो आरटीआई का काम था, राज्य सूचना आयोग का था, उसमें हमें 70 से 80% तक रेमेडीज मिलती थी हमसे आम कार्यकर्ताओं को, लेकिन पिछले 5 सालों में 70 से 75% लोग निराश हैं। अग्रवाल जी जिस तरीके से अगर बात करी जाए कि 5 साल की जो आप बात कर रहे हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और डेमोक्रेसी को लेकर के सरकार काम कर रही है, तो वहीं अगर आपने जिस तरीके से कहा कि 5 सालों से लगातार ये हो रहा है, जिसमें कि जो बात करी जाए कि शासन पूरी तरीके से जो प्रशासन है वो शासन का ही है, शासन के अंडर में होता है, तो कहीं ना कहीं क्या शासन इस पे ध्यान नहीं दे रहा या शासन की भी साथ में साजिश है? देखिए इसको तो हम दावे के साथ इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि हम जांच कमेटी नहीं है, कोई हम न्यायपालिका नहीं है, बट जो मेरा अपना मानना है इसमें कोई ना कोई साजिश है, चाहे तो वो शासन की तरफ से ही हो रही हो या ये भी हो सकता है कि कोई विपक्षी पार्टी के इशारे पर पर्दे के पीछे से कोई इशारा चल रहा हो, जिसका के रूप में ये लोग काम कर रहे हो कि कैसे भी प्रशासन को बचा। क्योंकि जब आरटीआई कार्यकर्ता परेशान होगा, मैं इसी बीच में आपको एक संज्ञान हो जाता है। जहां तक आपने कही कि जो अगर इस वक्त की बात करी जाए, जो सरकार की अगर साजिश की बात करी जाए, तो सरकार साजिश क्यों करेगी? क्योंकि इस वक्त लोकसभा चुनाव चल रहा है, जिस तरीके से मोदी का एक चेहरा सामने उभर के आया है और 400 पार की बात करी जा रही है, तो हमें नहीं लगता है कि सरकार अपने ही छवि को खराब करेगी। तो इसमें आप क्या कहते हैं कि क्या विपक्ष की, जिस तरीके से आपने बात करी, तो विपक्षी क्या जो प्रशासनिक अधिकारी बैठे हैं सूचना में, वो क्या विपक्षियों के ही बैठे हुए हैं? देखिए नियुक्तियां तो शासन के द्वारा की गई हैं, पर इससे भी कोई गुरेज नहीं कहा जा सकता कि हो सकता है कि वो विपक्षी नेताओं के इशारे में कार्य कर रहे हो। क्यों? क्योंकि जो हजारों लाखों जितने कार्यकर्ता यहाँ आते हैं, आरटीआई कार्यकर्ता, उनको क्या जो काम नहीं होता, उनको जब निराशा हाथ लगती है यहाँ से, तो वो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को ही दोषी ठहराते हैं। और जब शासन प्रशासन को दोषी ठहराएंगे तो शासन यानी सत्तारूढ़ पार्टी जो भी होगी उसमें बदनाम होना लाजमी बनता है। तो ये भी हो सकता है कि किसी विरोधी पार्टी के द्वारा कोई साजिश रची जा रही हो इन सूचना आयुक्तों के माध्यम से कि आप जो इनकी छवि खराब करिए और पब्लिक सरकार के खिलाफ जाए।
जी। तो इसलिए मेरा यहाँ से एक आपके माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय से, महामहिम राज्यपाल महोदय से, माननीय केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार से अनुरोध है कि इस समय जो राज्य सूचना आयुक्त की छवि पूरे उत्तर प्रदेश शासन स्तर पर जो खराब हो जा रही है, और उसके साथ साथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट शासन की भी छवि पर फर्क पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है। तो लिहाजा इसके लिए एक उच्च स्तरीय जांच करें, एक कोई मॉनिटरिंग कमेटी बनाए, या कोई भी बुलडोजर नीति बनाए, जैसा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम, सेकंड नाम कहा जाता है बुलडोजर बाबा के नाम से। तो एक बुलडोजर थोड़ा सा निर्माण करके इस राज्य सूचना आयोग की तरफ भी मुखातब किया जाए, जिससे कि आम जो नागरिक जो प्रभावित हो रहे हैं या आम जनता प्रभावित हो रही है, और जिसका दुष्प्रभाव कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में जाकर के घूम करके वर्तमान सरकार को भी पड़ रहा है। तो हमारा आपके माध्यम से बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि इस ओर भी ध्यान दें। जो राज्य सूचना आयुक्त जितने भी बैठे हैं वो कोई भी तरीके का काम नहीं कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अग्रवाल साहब। देखिए, अग्रवाल जी मथुरा से थे, जिन्होंने की बताया कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार का बुलडोजर लगातार चल रहा है, और जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, उनकी कार्यशैली, जिस तरीके से उनकी छवि एक अच्छी है, तो कहीं ना कहीं छवि को धूमिल करने के लिए अग्रवाल जी ने जिस तरीके से कहा कि कोई बड़ी साजिश हो सकती है, तो इसको साजिश कहा जा सकता है, या जिस तरीके से अग्रवाल जी ने बताया कि इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों की साजिश हो सकती है कि कोई सरकार की छवि या योगी आदित्यनाथ की छवि को खराब करना चाह रहा है।